हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये हमारा स्पीडी करंट अफेयर मैगजीन का एक छठा लेक्चर है। स्पीडी का ये सीरीज चल रहा है हमारा, जिसमें आज हम बात करेंगे नेशनल समिट जो 2023-24 में हुए उनके बारे में। अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब सपोर्ट करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करें, है ना। और आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारे एग्जाम का डेट है 30 सितंबर। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए आशा करता हूँ आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो बिना देर करते हुए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नाइन्थ रायसेना डायलॉग 2024। ये इवेंट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में 21 से 23 फरवरी 2024 को हुआ था। इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इनके चीफ गेस्ट कौन थे? किरियाकोस मित्सोतास्की, जो कि पीएम के, सॉरी, ग्रीस के प्रधानमंत्री, राइट। थीम क्या था? नाइन्थ रायसेना डायलॉग का थीम क्या था? चतुरंगा, मीन स्ट्रगल, कंपटीशन, कोऑपरेशन और क्रिएशन के बारे में, राइट। अब आते हैं वर्ल्ड बुक फेयर 2024। इसका इवेंट 10 से 18 फरवरी 2024 को करवाया गया है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में करवाया गया, राइट। इसका उद्घाटन, इनोवेशन किन्होंने किया? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया। गेस्ट कंट्री कौन थी? सऊदी अरबिया। और थीम क्या था? मल्टी लिंगुअल इंडिया, अ लिविंग ट्रेडिशन। विंग्स इंडिया 24। विंग्स इंडिया 24 इवेंट कहाँ पे हुआ? बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद में है। इसका थीम क्या था? कनेक्टिंग इंडिया विद द वर्ल्ड इन अमृत काल, राइट। बेस्ट एयरपोर्ट, कंपेगौड़ा बैंगलोर एंड इंदिरा गांधी न्यू दिल्ली। इंदिरा गांधी दिल्ली, मतलब ये बेस्ट एयरपोर्ट में आता है ना। बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड किसे मिला? स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है बेस्ट कार्गो सर्विस। ठीक है, ये है बेस्ट एयरपोर्ट। कौन कौन है? कंपेगौड़ा जो बैंगलोर का है, और इंदिरा गांधी जो कि दिल्ली का एयरपोर्ट है। और बेस्ट कार्गो सर्विसेज अवार्ड किसे मिला है? स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला है। ठीक है। एट इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट कहाँ पे हुआ? ये इवेंट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। 24 नवंबर 2023 को करवाया गया। और इसका इनोवेशन किन्होंने किया? हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने किया। इसका थीम क्या था? डेवलपमेंट विथ लैंड वाटर एंड रिवर, राइट। सेवेंथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस, ये इवेंट कहाँ करवाया गया? ये अक्टूबर 27 2023 को करवाया गया। कहाँ पे? भारत मंडपम, जो कि न्यू दिल्ली में। इसका थीम क्या था? ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। B20 मतलब बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 में इवेंट कहाँ करवाया गया? न्यू दिल्ली में करवाया गया। 25 से 27 अगस्त के बीच में करवाया गया 2023 को, राइट। इसका थीम क्या था? रेज का यहाँ पे क्या रखा है? R for responsible, E for accelerated, I for innovative, S for sustainable, and E for equitable business, right? 26 नेशनल ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस 2023, ये कहाँ करवाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में करवाया गया। इसका ये कब से कब तक करवाया गया? 24 से 25 अगस्त 2023 को करवाया गया। इस कॉन्फ्रेंस का थीम क्या था? डेवलपिंग इंडिया, एम्पावरिंग सिटीजन, राइट। फोर्थ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023, ये कहाँ करवाया गया? ये न्यू दिल्ली में करवाया गया 2 मार्च 2023 को। इसका थीम क्या था? आइडियाज फॉर द बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस मैगजीन में ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की दे नहीं रखा है, ये फैक्चुअल चीजें, इसलिए मैं लाइन बाय लाइन उसको जल्दी कवर कर लेता हूँ। G20 इम्पावर समिट 2023 कहाँ करवाया गया? गांधीनगर गुजरात में करवाया गया। 1 से 2 अगस्त 2023 को करवाया गया। ठीक है। इसका थीम क्या था? विमेन लेड डेवलपमेंट, है ना। विमेन लेड, ये ध्यान रखिएगा। विमेन लेड डेवलपमेंट, इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सेवेंथ इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस कहाँ करवाया गया? भोपाल मध्य प्रदेश में 3 से 5 मार्च 2023 को करवाया गया।
इनका इनोग्रेशन किन्होंने किया? हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। थीम क्या था? ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर अ न्यू एज। 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस कहाँ करवाया गया है? जयपुर में 21 से 23 फरवरी 2023 को करवाया गया था। इसका थीम क्या था? रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी। रेलवे के सिक्योरिटी के स्ट्रैटेजी के बारे में था। रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर द फ्यूचर, ये उसका थीम था। 14th एरो इंडिया 2023, ये इवेंट कहाँ करवाया गया? बेंगलुरु कर्नाटका में करवाया गया 13 से 17 फरवरी 2023 को। टॉपिक क्या था? द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। 11 से 12 फरवरी 2023 को ये करवाया गया था। थीम क्या था? न्यू इंडियाज ग्रोथ इंजन। 108 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस ये कहाँ करवाया गया था? ये नागपुर महाराष्ट्र में करवाया गया था। 3 जनवरी 2023 को करवाया गया था। इसका थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। ठीक है। 38th नेशनल चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस ये कहाँ करवाया गया? अहमदाबाद गुजरात में 27 से 31 जनवरी के बीच में 2023 को करवाया गया था। इसका थीम क्या था? अंडरस्टैंडिंग इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस 2023 से कहाँ करवाया गया? इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी के बीच में। हालांकि ये प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है? ये हमारे देश में गांधी जी लौट के आए साउथ अफ्रीका से। उनके उस दिन को कमोरेट करने के लिए ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये कहाँ करवाया गया था इवेंट? इंदौर मध्य प्रदेश में करवाया गया था 8 से 10 जनवरी 2023 को। इनके चीफ गेस्ट कौन थे? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि प्रेसिडेंट हैं गुयाना के हैं। स्पेशल गेस्ट कौन कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ सुरीनाम चंद्रिका प्रसाद संतोखी। थीम क्या था? कॉन्फ्रेंस। थीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस क्या था? डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल। अब देखते हैं वेरियस ऑपरेशन 2022 से लेकर 2024 के बीच में। ठीक है। पायलट लॉ पैसा पाओ। क्या है? पायलट लॉ पैसा पाओ। उत्तराखंड गवर्नमेंट टू कंट्रोल फॉरेस्ट फायर इन द स्टेट। अच्छा, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है ताकि फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया जाए। राइट। ऑपरेशन बम्बी बकेट टू कम्बाट फॉरेस्ट फायरिंग उत्तराखंड बाय एयरफोर्स। ये एयरफोर्स के द्वारा चलाया गया था, क्योंकि बहुत ज्यादा जंगलों में आग लग रही थी, उसको ये करने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ऑपरेशन शील्ड। इजराइल नेम्ड इट डिफेंस ऑपरेशन आफ्टर स्टॉपिंग ईरानियन अटैक। है ना? ये इजराइल के द्वारा किया गया था। ये ऑपरेशन चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? क्योंकि ईरानी अटैक को रोकने के लिए। ठीक है। ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प किसे चलाया गया था? अंडर दिस द इंडियन नेवी सेव द ईरानियन शिप A1 कंबर एंड 23 पाकिस्तानी सिटीजन फ्रॉम द पायरेट। मतलब कि इस शिप को और 23 पाकिस्तानी सिटीजन को बचाया था पायरेट से, समुद्री लुटेरे से। है ना? तो चलाया गया था ऑपरेशन संकल्प। को किसे चलाया था? इंडियन नेवी ने चलाया। ऑपरेशन इंद्रावती टू रेस्क्यू इंडियन ट्रैप्ड इन हैती। हैती जो है, हैती में हमारे देश के नागरिक फंस गए थे, तो वहां से उनको निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु टू क्रैक डाउन ऑन कैटल स्मगलिंग बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस। मतलब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो पशुओं का जो ये स्मगलिंग हो रहा था, उसको रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अंडर दिस द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मतलब आरपीएफ रीयूनाइटेड मोर देन 549 चिल्ड्रन विद देयर फैमिली। मतलब ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते जो है रेलवे पुलिस फोर्स ने चलाया था, जिसमें 549 बच्चों को उनकी फैमिली से मिलवाया। अल अक्सा अटैक। हमास हैज नेम्ड इट्स ऑपरेशन अगेंस्ट इजराइल। मतलब हमास ने जो इजराइल के ऊपर जो अटैक किया था ना, उस अटैक को ये नाम दिया था अल अक्सा अटैक। है ना? जो इजराइल के ऊपर हमास ने किया था। ठीक है। ऑपरेशन अमृत।
टू रिड्यूस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक बाय द गवर्नमेंट ऑफ केरला। मतलब ऑपरेशन अमृत का मतलब ये है कि केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ एंटीबायोटिक बाय, मतलब एंटीबायोटिक को कम करने के लिए केरला गवर्नमेंट ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। ऑपरेशन अजय, टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल ड्यूरिंग द इजराइल हमास वॉर। मतलब इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन अजय के तहत जितने भी हमारे देशवासी, जितने भी इंडियन सिटीजन इजराइल में फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए ये ऑपरेशन चलाई थी, ऑपरेशन अजय। ठीक है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, इजराइल्स कोड नेम फॉर इट्स ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास। मतलब इजराइल ने जो है ना हमास के ऊपर क्या बोल रहा है, इंडिया इजराइल्स कोड नेम, मतलब इजराइल का कोड नेम है ना ऑनगोइंग फाइट अगेंस्ट हमास के विरुद्ध जो इसने रिटेलिएट किया था ना इजराइल ने, तो उसी का नाम दिया था, कोड दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन चक्र टू। Under this, raids were conducted at various places by CBI to eliminate the cyber crime mafia। मतलब साइबर क्राइम माफिया को पकड़ने के लिए सीबीआई ने ये ऑपरेशन चक्र टू लॉन्च किया था। ऑपरेशन सजग, टू इन्वॉल्व ऑल स्टेक होल्डर्स इन इनहेंसिंग कोस्टल सिक्योरिटी बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड, ऑपरेशन सजग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया था। इसमें क्या है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने सभी स्टेक होल्डर के साथ मिल करके कोस्टल सिक्योरिटी को मतलब ये करने के लिए, मजबूत करने के लिए ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सजग, है ना। ऑपरेशन त्रिनेत्र टू, टू फ्लश आउट टेररिस्ट हाइडिंग इन पूंछ जम्मू कश्मीर बाई सिक्योरिटी फोर्सेस। मतलब हमारे देश के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र टू लॉन्च किया था ऑपरेशन। ठीक है। इसमें क्या था कि जो पूंछ एरिया है जम्मू कश्मीर का, वहां पे बहुत सारे टेररिस्ट छुपे हुए थे, उन सबको सफाया करने के लिए ऑपरेशन त्रिनेत्र टू चलाया गया। किसने चलाया था? आर्मी ने और पुलिस ने चलाया था। ठीक है। ऑपरेशन करुणा, टू असिस्ट म्यांमार अफेक्टेड बाय साइक्लोन मोर्चा बाय इंडियन नेवी। ये ऑपरेशन करुणा जो है ये हमारी इंडियन नेवी ने चलाया था। क्यों? क्योंकि म्यांमार में साइक्लोन का जो इफेक्ट था, मोर्चा साइक्लोन जो आया था, उससे बहुत लोगों की जान माल की क्षति हुई थी। सो उसको कम करने के लिए, म्यांमार को हेल्प करने के लिए ऑपरेशन करुणा चलाया था इंडियन नेवी। ऑपरेशन ध्वस्त, टू एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म बाय एनआईए। ऑपरेशन ध्वस्त जो है एनआईए के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन। इसमें क्या है कि क्राइम और टेररिज्म को एकदम जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है। ठीक है। ऑपरेशन कावेरी, टू ब्रिंग बैक इंडियन स्ट्रैंडेड इन वार टॉर्न सूडान बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सूडान में वॉर जो छिड़ गई थी, है ना, सूडान में, सूडान क्या अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, यहाँ पे वॉर छिड़ गई थी, तो वहां पे हमारे इंडियंस, जो हमारे भारतीय नागरिक वहां फंस गए थे, उसमें क्या है कि हमारे भारत सरकार ने उन नागरिकों को निकालने के लिए, वहां से सेफली निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया। ठीक है। ऑपरेशन मर्यादा बाय उत्तराखंड पुलिस विद द ऑब्जेक्टिव टू मेंटेनिंग क्लीनलीनेस इन पिलग्रिमेज प्लेसेस एंड टूरिस्ट प्लेसेस। मतलब ऐसा है कि उत्तराखंड पुलिस ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है ताकि जो सैलानी आते हैं घूमने के लिए, टूरिस्ट लोग जो आते हैं पिलग्रिमेज या फिर घूमने वाली जगह पे जो आते हैं, वहां पे कचरा ना फैलाएं, है ना, टूरिस्ट प्लेस को साफ सुथरा रखने के लिए ये उत्तराखंड पुलिस ने चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सद्भावना ये क्या है? टू हेल्प पीपल इन रूरल एरिया एंड एरियाज नियर द एलओसी इन जम्मू कश्मीर बाय इंडियन आर्मी। ये ऑपरेशन सद्भावना क्या एक ऑपरेशन है इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, जो कि एलओसी वाला एरिया है जम्मू कश्मीर में, वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की हेल्प करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। क्या चलाया गया था? ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन अलर्ट क्या है? ये एक ऑपरेशन है टू इनहांस सिक्योरिटी अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बाय द बीएसएफ। ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा चलाया गया ऑपरेशन क्या था? ऑपरेशन अलर्ट है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे लोगों की सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने के बारे में था। ऑपरेशन ऑक्टोपस, रेड्स बाय एनआईए एंड ईडी अगेंस्ट पॉपुलर फ्रंट इंडिया पीएफआई फॉर स्प्रेडिंग वायलेंस और फंडिंग कंट्री। मतलब ऐसा है कि ये ऑपरेशन ऑक्टोपस जो है ये एनआईए और ईडी के द्वारा चलाया गया था। इसमें पीएफआई के बहुत सारे ठिकानों पे छापे मार करके वो जो वायलेंस फैलाती थी, है ना, लोगों के एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है वायलेंस फैलाना, टेरर फंडिंग करना अपने देश में, है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया था।
किसने चलाया था? एनआईए और ईडी ने चलाया था। ऑपरेशन दोस्त टू हेल्प अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की एंड सीरिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑपरेशन दोस्त जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था जब जो टर्की एंड सीरिया में बहुत बड़े पैमाने पर अर्थक्वेक आया था, तो उसको हेल्प करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन दोस्त, याद रहेगा। ऑपरेशन गरुड़ा सीबीआई द्वारा चलाया गया था, सीबीआई टू एलिमिनेट ड्रग नेटवर्क, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ा चलाया था। ऑपरेशन मीट चक्र सीबीआई टू ट्रेस पीपल हु आर सर्कुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो ऑपरेशन मेघ चक्र जो है सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है। इसमें क्या आता है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को रोकने के लिए, है ना, जो क्या है, सीबीआई टू ट्रेस पीपल हु आर सर्कुलेटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को जो है ना स्टॉप करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, रोकने के लिए, खत्म करने के लिए चलाया था ऑपरेशन मेघ चक्र और ऑपरेशन गरुड़। ये दोनों में सीबीआई है, याद रखिए। ऑपरेशन नार्कोस क्या है? टू स्टॉप ड्रग स्मगलिंग थ्रू रेल बाय आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ऑपरेशन नार्कोस जो चला गया था आरपीएफ के द्वारा, इसमें क्या है? स्टॉप ड्रग की जो स्मगलिंग हो रही थी रेलवे के द्वारा, उसके लिए। मिशन अमानत फॉर ट्रैकिंग लॉस्ट लगेज ऑफ पैसेंजर बाय इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने मिशन अमानत के तहत जो लोगों का सामान छूट जाता है रेलवे में, उसको ट्रैक करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन अमानत। ऑपरेशन गंगा टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन एंड स्टूडेंट ट्रैप्ड इन वॉर टॉर्न यूक्रेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूएस से सॉरी यूक्रेन और रशिया के बीच में जब युद्ध शुरू हो गया था, तो यूक्रेन में बहुत सारे हमारे भारतीय रह रहे थे। उनको सुरक्षा देते हुए उनको सही सलामत घर वापस वापस लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, ठीक है, ये याद रहेगा। ऑपरेशन ओलिविया टू रेस्क्यू द ऑलिव रिडली टर्टल ऑफ ओडिशा बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड ने ऑलिव रिडली टर्टल को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया था, जो कि उड़ीसा कोस्ट पे अपने एक्स ले करती है, राइट। ऑपरेशन विजिलेंट टू प्रिवेंट द स्मगलिंग ऑफ इलिसिट टोबैको एंड इलिसिट लिकर इन ट्रेन्स बाय आरपीएफ। ये ऑपरेशन विजिलेंट जो है इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया था। इसमें ये था टोबैको वगैरह जो है ना, धूम्रपान या फिर इलिसिट लिकर वगैरह जो है वो ट्रेन से स्मगलिंग किया जाता था, उसको रोकने के लिए ये चलाया गया था ऑपरेशन विजिलेंट। ऑपरेशन देवी शक्ति ये क्या है? टू रेस्क्यू इंडियन ट्रैप्ड इन तालिबान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान बाय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, है ना, इन्होंने ऑपरेशन देवी शक्ति एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें हमारे जितने भी नागरिक हैं जो अफगानिस्तान में फंस गए थे, उनको वापस लाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन अवेलेबल मतलब टू कर्ब ब्लैक मार्केटिंग ऑफ रेलवे टिकट बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। आरपीएफ के द्वारा जो टिकट की ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसको रोकने के लिए ऑपरेशन अवेलेबल चलाया था। ऑपरेशन आहट क्या है? टू सेव वीमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम ट्रैफिकर बाय आरपीएफ। ये भी आरपीएफ के द्वारा ही चलाया गया था, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ही चलाया गया था। महिलाओं और बच्चों को जो है ट्रैफिकर से बचाने के लिए चलाया था। क्या? ऑपरेशन आहट। ऑपरेशन सर्द हवा क्या है? टू प्रिवेंट इंसिडेंट्स ऑफ इनफिल्ट्रेशन बाय बीएसएफ इन डेंस फॉग अलोंग द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। मतलब हमारे ये बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो हैं, क्या होता है कि ठंड के टाइप में बहुत ज्यादा कोहरा होता है, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर जो है राजस्थान वाला एरिया है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पे, तो वहां पे बहुत सारे घुसपैठिए जो है वो फॉग का सहारा लेकर के वो इनफिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते थे। तो उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए ऑपरेशन सर्द हवा करके ऑपरेशन चलाई थी इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। ऑपरेशन परिवर्तन क्या है? टू एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई ऑफ कैनबिस बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। मतलब ये क्या है? कैनबिस क्या है? एक तरह का एक गांजा है, ठीक है। तो ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चलाया था। इसमें क्या था? इसका जो कल्टीवेशन को खत्म करने के लिए, है ना, एंड द कल्टीवेशन एंड सप्लाई, कल्टीवेशन और सप्लाई को खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन चलाया था। किसने? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑपरेशन ग्रीन क्या है? टू कवर 22 मोर पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय द सेंटर बिसाइड टोमेटो, ओनियन, पोटैटो, इतने सारे के अलावा भी और 22 तरह का कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या है? टू ब्रिंग बैक इंडियन स्टैंडर्ड इन मालदीव ड्यूरिंग द कोविड-19।
मतलब ऑपरेशन सेतु के तहत जो है कोविड-19 में हमारे जितने भी देशवासी नागरिक जो मालदीव में फंस गए थे उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया इंडियन नेवी के द्वारा, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु टू फॉर रैपिड शिपमेंट ऑफ ऑक्सीजन कंटेनर बाय द नेवी, है ना। ऑक्सीजन का जो कंटेनर था उसको जल्दी से जल्दी शिपमेंट के लिए चलाया था इंडियन नेवी ने। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन समुद्र सेतु टू। ऑपरेशन नमस्ते बाय द इंडियन आर्मी। ऑपरेशन नमस्ते मतलब इंडियन आर्मी टू कीप इटसेल्फ फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। मतलब ऑपरेशन नमस्ते जो है ये हमारी इंडियन आर्मी ने चलाया था, जिसमें क्या है कि कोविड के इन्फेक्शन से खुद को सेफ रखने के लिए ऑपरेशन चलाया है। अब देख लेते हैं रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या क्या रिपोर्ट है जल्दी जल्दी। सैनिटेशन सर्वे रिपोर्ट 2023, ये 8वां एडिशन है, ठीक है। इशूअर यूनियन, इशू कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। क्लीनेस्ट सिटी कौन है? इंदौर और सूरत, इन दोनों को एक साथ मिला है। कौन कौन क्लीनेस्ट ऑफिस, साफ सुथरा सिटी कौन सा है? इंदौर है और सूरत, ये दोनों को साथ ही मिला है ज्वाइंटली है, ठीक है। थर्ड क्लीनेस्ट सिटी कौन है? नवी मुंबई। पटना पोजिशन इज 77। तीसरा स्थान, पहला स्थान पे कौन था? इंदौर और सूरत को मिला था, और तीसरे स्थान पे मिला था नवी मुंबई। और यहाँ पे पटना का पोजीशन है 77 रहा है। क्लीनेस्ट गंगा सिटी और कैंटोनमेंट एरिया कौन सा है? बनारसी, वाराणसी, महो, है ना, ये याद रखिएगा। क्लीनेस्ट सिटी पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख, 1 लाख से कम वाली, जो 1 लाख से कम आबादी वाली शहर कौन है? सासोआ, जो कि महाराष्ट्र का है। और क्लीनेस्ट स्टेट महाराष्ट्र सेकेंड, है ना। क्लीनेस्ट स्टेट के मामले में महाराष्ट्र का सेकेंड स्थान आया है, मध्य प्रदेश का तीसरा, महाराष्ट्र। अच्छा नहीं नहीं, फर्स्ट पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे एमपी है, थर्ड पे छत्तीसगढ़ है, और बिहार का रैंक आया है 15वां आया है, ठीक है। अब स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2021-22, इसको देख लेते हैं। इसको इशू कौन करता है? यूनियन एनर्जी मिनिस्ट्री, आर के सिंह ने किया था। फ्रंट रनर जो कि मोर देन 60 पॉइंट वाला स्टेट कौन सा था? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला। और अचीवर स्टेट जो कि 50 से 60 मार्क के बीच में रहने वाला स्टेट्स में से कौन कौन है? असम, हरियाणा और महाराष्ट्र। तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट, है ना। ये दोनों आसपास की बाउंड्री वाली अपनी स्टेट्स है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022, ये इशू कौन करता है? पब्लिक अफेयर सेंटर बैंगलोर। फर्स्ट प्लेस इन लार्ज और स्मॉल स्टेट में कौन आया? फर्स्ट प्लेस आया हरियाणा का, और इन लार्ज एरिया में, और स्मॉल स्टेट्स में केरला में नंबर 1 पे आया। रैंक ऑफ बिहार, बिहार का रैंक 15वां रहा है, जिसका स्कोर क्या था? 0.461। उसको आपको याद रखिएगा, ये घूम घूम के पूछा जाएगा ऐसा ऐसा डेटा वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको 2-3 बार जितने सारे वीडियो उसको देख लिया कीजिए। अब आते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022, इसको देखते इशू कौन करता है? IQ एयर, स्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक प्राइवेट बॉडी है, वो करती है। मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, सबसे मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन है? चैड है, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। सेकंड इराक है, थर्ड पाकिस्तान है, और इंडिया का स्थान 8 है। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स 2022 इशू कौन करता है? नीति आयोग करता है। इसमें टॉप रैंक इन लार्ज और स्मॉल स्टेट्स में कौन कौन सा है? लार्ज में कौन आया? गुजरात को नंबर 1 मिला है, और स्मॉल में गोवा नंबर 1 पे। बिहार का रैंक यहाँ पे 15वां है, लार्जेस्ट स्टेट। फिफ्थ फूड सिक्योरिटी, फिफ्थ स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022-23, तो कौन इशू किया है? फसाई ने इशू किया है 7 जून 2023 को। फर्स्ट प्लेस पे कौन था? लार्ज स्टेट, बड़े स्टेट्स में केरला है, सेकंड पे पंजाब है, थर्ड पे तमिलनाडु है। फर्स्ट प्लेस इन स्मॉल, छोटे छोटे राज्यों में पहला स्थान किसका है? गोवा, सेकंड पे मणिपुर, थर्ड पे सिक्किम। NFSA रैंकिंग इंडेक्स 2022, ये चौथा एडिशन है इस रिपोर्ट का। इशू कौन करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड कंज्यूमर अफेयर, ओके। NFSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
टॉप थ्री स्टेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी कौन कौन है? उड़ीसा, जिसका स्कोर है 0.836, यूपी का स्कोर है 0.797 और आंध्र प्रदेश का स्कोर है 0.794। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में देख लेते हैं। गोवा का स्कोर है 0.631। टॉप रैंकिंग स्पेशल कैटेगरी स्टेट, स्पेशल कैटेगरी के कैटेगरी में टॉप रैंक पे कौन है? त्रिपुरा, इसका स्कोर कितना है? 0.788। और बिहार का रैंक 7वां है, इसका स्कोर देख लेते हैं 0.783। याद रखिएगा बिहार वाला। हेल्थ इंडेक्स 2020-21 में देख लेते हैं, इसको इशू कौन करता है? नीति आयोग करता है। ये सारे जो इंडेक्सेस है ना, इसको याद रखिएगा, इसे पूछ लेगा कौन कौन इशू करता है। इसे हेल्थ इंडेक्स कौन इशू करता है? तो नीति आयोग करता है। फर्स्ट प्लेस किसका आया है? लार्ज स्टेट में तो केरला का आया है, स्मॉल स्टेट्स में त्रिपुरा का आया। बिहार का रैंक इसमें 19वां है और रैंक ऑफ यूपी वो 18वां है, मतलब हमसे एक स्टेप पहले है यूपी, 18 में, हम 19 में। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 इशू कौन करता है? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल जी ने किया था। फर्स्ट प्लेस किसका था? गुजरात का था, सेकंड में हरियाणा। बिहार का रैंक यहाँ पे 19वां था, कुछ अच्छा नहीं था, बट 19वां था। इसका स्कोर कितना था? 2.77। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 इशू कौन करता है? होम मिनिस्ट्री, अमित शाह जी ने किया था। फर्स्ट स्टेट कौन है? गुजरात। बिहार का रैंक बी यानी कि 6 रहा है पोजिशन। थर्ड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 कौन इशू करता है? नीति आयोग करता है। और पहला स्थान पे कौन सा स्टेट था? कर्नाटका था। और लास्ट वाला पे कौन था? छत्तीसगढ़। फर्स्ट नंबर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी में पहले नंबर पे ये चंडीगढ़ है और लास्ट में लद्दाख है। बिहार का स्कोर यहाँ 55 है और इसका स्कोर देख लेते हैं 11.58। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी इंडेक्स 2020-21 देखते हैं कौन इशू करता है? नीति आयोग करता है। देख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, एसडीजी इंडेक्स कौन इशू करता है? नीति आयोग। पहला स्थान केरला है, सेकंड पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड पे तमिलनाडु। बिहार का रैंक 28 है, लास्ट, सबसे लास्ट, याद रखिए। स्कोर कितना है? 52। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 इसको भी इशू करता है नीति आयोग। मोस्ट पुअर स्टेट है ना, मोस्ट पुअर स्टेट कौन है? बिहार है, जिसका स्कोर कितना है? 33.76%। और लीस्ट पुअर, सबसे कम गरीब राज्य कौन है? केरला है। थर्ड एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स 2022 इशू कौन करता है? नीति आयोग है ना। नीति आयोग बहुत सारा रिपोर्ट जारी करता है। पहला स्थान किसका था? तमिलनाडु का। स्कोर कितना है? 80.89। सेकंड पे महाराष्ट्र है और बिहार का रैंक 22वां है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इशू कौन करता है? टाटा ट्रस्ट है ना। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इशू करता है टाटा ट्रस्ट। पहला स्थान पे कर्नाटका था और बिहार का रैंक 16वां है, जो कि इसका स्कोर है 4.32। स्कोर्स भी याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। अब जल्दी से ये देख लेते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स 2022-24। यहाँ पे रिपोर्ट इंडेक्सेस है, इशू कौन करता है और कौन सी कंट्री, उसका रैंक और इंडिया का रैंक क्या है वो बताएं। ठीक है, तो ग्लोबल ट्रैवल टूरिज्म इंडेक्स 2024 इसे इशू करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यहाँ पे अमेरिका जो है पहले स्थान पे है और इंडिया का स्थान है 39वां। और 2023 में कितना था रैंक हमारा? 54। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर, ये फ्रांस इशू करता है। एक ये एक प्राइवेट बॉडी है, इसमें 180 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और पहला स्थान नॉर्वे का आता है। इंडिया का रैंक 159वां है और 2023 में हमारा रैंक था 161वां, राइट। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 इसमें 100 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। रसिया यहाँ पे नंबर 1 पे है और इंडिया का स्थान 10वां। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स है ना, इसे इसे इशू कौन करता है? हुरून। इसमें यूएस जो है नंबर 1 पे है और तीसरा जो है
थर्ड पे है। आप कोई कमेंट करके बता दिए कि सेकंड स्थान पे कौन आता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 ये यूएनडीपी इशू करता है। ठीक है, ये यूएनडीपी इशू करता है और इसमें 193 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और पहला स्थान पे आता है स्विट्जरलैंड और हमारी कंट्री का रैंक कितना है 134। इसका स्कोर भी आप पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा 0.644। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इसको इशू कौन करता है SDSN और इसमें 143 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और टॉप पे कौन है फिनलैंड है। हमारे देश का रैंक कितना है 126 और हम 2023 में 126 ही रैंक था। जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ये यूएनडीपी इशू करती है। 193 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है और फिनलैंड जो है नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंक कितना है 108। स्कोर याद रखिएगा 0.437। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 इसे इशू कौन करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो कि यूएस में है। इसमें 55 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। अमेरिका नंबर 1 पे है और हमारे देश का स्थान 42nd है और 2023 में भी हमारा रैंक सेम ही था 42nd। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 इसे इशू करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसमें 180 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और नंबर 1 पे है डेनमार्क और हमारे कंट्री का रैंक कितना है 93 जो कि 2023 में 85 मतलब घट गया हमारा स्कोर। अब देखते हैं ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 इस इशू कौन करता है ग्लोबल फायर पावर और इसमें 145 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और नंबर 1 पे आता है अमेरिका और हमारा कंट्री का रैंक कितना है 4th। अब हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 इशू करता है हेनले एंड पार्टनर्स इसे इशू करता है जिसमें 199 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और इसमें नंबर 1 पे है फ्रांस। हमारा रैंक कितना है 85 है जो कि लास्ट ईयर हमारा रैंक था 84। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 ये जर्मन वॉच इशू करता है। इसमें 63 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और डेनमार्क जो है वो 4th रैंक पे है और 7th रैंक पे हमारा देश है। लास्ट ईयर हमारा रैंक था 8 है ना, एक स्थान हम लोग इम्प्रूव किए हैं। हमारा लास्ट लास्ट ईयर में कितना रैंक था 8 था और इस साल कितना है 7 था। ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग इसमें अमेरिका नंबर 1 पे है, हमारा देश 3rd पोजीशन पे है। फिर देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 इसमें सॉरी ये देखो ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 इसमें 108 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। डेनमार्क नंबर 1 पे है और हमारे कंट्री का रैंक कितना है 64 जो कि हमारा लास्ट ईयर मतलब 2022 में हमारा रैंक कितना था 49 था, घट गया हमारा रैंक। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 ये मॉर्कर सीएफए इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है इशू करता है राइट। इसमें 47 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। नीदरलैंड नंबर 1 पे है, 45th रैंक है हमारा और लास्ट ईयर हमारा रैंक 2022 में कितना था 41 था जो कि अब घट के कितना हो गया 45। ग्लोबल हंडर ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 को देख लेते हैं। ये वेल्थंग वेल्थंग वेल्थंगर लाइफ जर्मन ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है जिसमें 125 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। बेलारूस नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंक कितना है 111वां रैंक है जो कि लास्ट ईयर हमारा रैंक कितना था 2022 में 107 है। इसका भी हमारा रैंकिंग घट गया। एक मिनट जस्ट वेट। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स देख लेते हैं 2023 इशू कौन करता है इशू करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है। 132 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड है। हमारे देश का रैंक है 40 और लास्ट ईयर भी हमारा रैंक था 2022 में 40। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 इसमें देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये इशू करती है और इसमें 120 कंट्री पार्टिसिपेट करती है।
और नंबर 1 पे है स्वीडन। हमारे देश का रैंकिंग कितना है 67, जो कि लास्ट ईयर 2021 में कितना था 87, मतलब हमारी रैंकिंग इंप्रूव हुई 87 टू 67, राइट। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 इसे इशू कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। 163 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और आइसलैंड नंबर 1 पे है। हमारे देश का रैंकिंग है 126, जो कि लास्ट ईयर 2022 में रैंकिंग था 135। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 इसे इशू करता है अंकटाड। 187 कंट्री जो पार्टिसिपेट करती है। अमेरिका नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंक 7th। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 इसको इशू कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ध्यान रखिएगा। 146 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, आइसलैंड नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंकिंग है 127, जो कि 2022 में रैंकिंग हमारा था 135, मीन्स हमारे देश का रैंकिंग इंप्रूव हुई है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 इसमें मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इसे इशू करती है। 64 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और डेनमार्क नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंक है 40, जो कि 2022 में हमारा रैंक था 37, मतलब हमारा रैंकिंग थोड़ा डिक्रीज हुई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 इसे इशू करता है SDSN। 166 कंट्री पार्टिसिपेट करती है, फिनलैंड नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंकिंग है 112, जो कि 2022 में हमारे रैंक था 121, मतलब इसमें हमारी रैंक इंप्रूव हुई है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 इसके इशू करता है ह्यूमन राइट्स ग्रुप वॉक फ्री। इसमें 160 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और नॉर्थ कोरिया जो कि नंबर 1 पे है। सोच लीजिए, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मामले में है ना, किसी अच्छी चीज के मामले में नहीं है। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स के मामले में नॉर्थ कोरिया नंबर 1 पे है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2023 इसे कौन इशू करता है? हेरिटेज यूएस थिंक टैंक है और इसमें 184 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और सिंगापुर नंबर 1 पे और हमारे देश का रैंकिंग 131 था, जो कि इसके पिछली बार रिपोर्ट में 131 ही था। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 इसे इशू कौन करता है? चैंडलर इंस्टीट्यूट। 104 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और सिंगापुर नंबर 1 पे है। हमारे देश की रैंकिंग 57 है, जो कि 2022 में 52 था, थोड़ा सा डिक्रीज हुआ हमारे देश की रैंकिंग। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 ये वर्ल्ड बैंक इशू करती है और इसमें 139 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और सिंगापुर इसमें भी नंबर 1। 38 हमारी रैंक है और लास्ट 2018 में कितना था 44, है ना, जिसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट आई। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन इशू करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब SDSN करती है। इसमें 136 कंट्री पार्टिसिपेट करती है और फिनलैंड इसमें टॉप पे है। 126 हमारी रैंक है, जो कि 2022 में हमारी रैंक थी 136, मतलब थोड़ी इंप्रूवमेंट हमारी रैंक में हुई है, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 इसे कौन इशू करता है? स्विस फर्म एक IQ एयर ये इशू करती है। इसमें 131 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। चैड जो कि अफ्रीकन कंट्री है, नंबर 1 पे है और इसमें 8 पोजीशन हमारा है, जो कि 2022 में हमारा रैंक कितना था? 5th, 5वां था। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स देख लेते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस इशू करती है। अफगानिस्तान नंबर 1 पे है और हमारा देश 13वां स्थान पे आता है। ग्लोबल लेबर लेबर रिलीजियंस इंडेक्स 2023 CEMS कॉर्पोरेट पार्टनर एंड व्हाइट शील्ड इशू करती है। 136 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। डेनमार्क नंबर 1 पे है और हमारा देश का रैंकिंग कितना है? 65। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP से इशू करती है। 191 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंकिंग कितना है? 132, क्योंकि लास्ट हमारा रिपोर्ट था उसमें कितना रैंक था? 131, मतलब थोड़ी डिक्रीज हुई है। एशिया पावर इंडेक्स 2023 लोई इंस्टीट्यूट सिडनी से इशू करता है। 26 कंट्री पार्टिसिपेट करती है। अमेरिका नंबर 1 पे है और हमारा देश का रैंकिंग है 4th। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 इसे ग्लोबल फायर पावर इशू करता है। 145 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिका नंबर 1 पे है और हमारे देश का रैंकिंग है 4th। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 इसे इशू करता है VDEM, डेनमार्क नंबर 1 पे और हमारा देश का रैंकिंग 108 है, जो कि 2022 में रैंक कितना था? 1 मतलब 100 था, मतलब थोड़ी डिक्रीमेंट हुई है हमारी रैंकिंग में।
इस बजट को देखने से अच्छा है कि जो अपडेटेड वाला बजट है उसको देख लिया जाएगा, इसको स्किप करते हैं, है ना, इसको देखने से कोई फायदा नहीं है। जो अपडेटेड वाला आज ही के दिन में बजट पेश हुई है तो उसको मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में उसे अपडेट करूँ। इसको जल्दी जल्दी स्किप करते हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम क्या क्या है, वो जल्दी देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो नमामि गंगे गंगे स्कीम है ना, इसको लॉन्च कब किया गया था? 10 जुलाई 10 जुलाई 2014 को इशू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स के द्वारा। पर्पस क्या था? फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा, मतलब गंगा को बचाना और रिवर गंगा के वाटर को भी प्योरिफिकेशन के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, 10 जुलाई 2014, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, प्रधानमंत्री जन धन योजना ये लॉन्च कब की गई थी? 28 अगस्त 2014, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका पर्पस क्या था? एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट इन ऑल हाउस, मतलब कम से कम एक बैंक अकाउंट तो होना चाहिए ऑल हाउस होल्ड के पास में, है ना, ये पर्पस था। इसके बेनिफिट क्या था? एक्सीडेंट इंश्योरेंस 2 लाख रुपए तक का, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, ठीक है। मेक इन इंडिया ये लॉन्च कब किया गया था? 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। पर्पस क्या था? प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, मतलब मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हमारी कंट्री में ये स्कीम लॉन्च किया गया था, मेक इन इंडिया। इधर भी देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ये लॉन्च कब किया गया था? 25 जून 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो बिल्ड 2 करोड़ न्यू हाउसेज, मतलब 2 करोड़ नए हाउस 2022 तक कंप्लीट करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? इसे लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसा है कि जनता के बीच में जो है ना सारे स्कीम के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डिजिटली अवेलेबल हो सबके लिए, है ना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये लॉन्च कब किया गया था? 1 जुलाई 2015 को। पर्पस क्या था? टू प्रोवाइड वाटर टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर, मतलब किसानों को पानी जो है पानी अवेलेबल हो उसके लिए ये स्कीम लाई गई थी। मिशन इंद्रधनुष ये लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2014 को, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। मिशन इंद्रधनुष है ना, और इंद्रधनुष की स्कीम है वो बैंकिंग सेक्टर के लिए है, लेकिन ये क्या है? मिशन इंद्रधनुष ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किया गया था 25 दिसंबर 2014 को। देयर विल बी अ वैक्सीनेशन फॉर सेवरल डिजीज, मतलब 7 ऐसे डिजीज के लिए, बीमारियों के लिए जो है ना वैक्सीनेशन के लिए ये चीजें लाई गई थी। इसमें कौन कौन सा बीमारी है? डिप्थेरिया है ना, डिप्थेरिया, वूपी, कफ, टिटनस, पोलियो, टीबी, मिजल, हेपेटाइटिस बी, ये सारे डिजीज जो है ये सारे इसमें कवर है। इंद्रधनुष मिशन के तहत जो 7 वैक्सीनेशन चलाया गया था ये सारी बीमारियां उसके अंदर कवर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करना था और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना था, ठीक है। यहाँ देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2015 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेजेस, improve the financial condition of the distribution company and do proper monitoring, मतलब ऐसा है कि हर गांव के मतलब हर गांव में बिजली मुहैया कराया जाए और जो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए और प्रॉपर मॉनिटरिंग किया जाए, है ना, उसके बारे में था। सागरमाला प्रोजेक्ट क्या था? ये 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रोड रेल ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसा है कि जितने भी हमारे देश में पोर्ट्स है बंदरगाह है उसको अच्छी तरीके से डेवलप करना है और उन सबको कनेक्ट करना है। कैसे? रोड, रेल और ट्रांसपोर्ट के तहत, राइट। ये है सागरमाला प्रोजेक्ट, ध्यान रहेगा। 31 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड कनेक्टिंग देम विद द रे रोड ट्रांसपोर्ट, राइट। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल रूर्बन मिशन ये लॉन्च किया गया था 22 फरवरी 2016 को। ऑब्जेक्टिव क्या था? क्लस्टर बेस्ड
डेवलपमेंट एंड क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेज, मतलब विलेजेस के कुछ कुछ छोटे छोटे जो पॉकेट्स होते हैं ना, मतलब 8-10 विलेज मिल करके, 15-20 विलेज मिल करके, उनको एक तरह के क्लस्टर में, एक ग्रुप में ऐड करके उसको उसको एरिया वाइज डेवलप करने का जो प्लानिंग था वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत किया जाना था। अभी देखते हैं कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मुद्रा स्कीम, ये क्या था, लॉन्च किया गया था 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा मुद्रा का फुल फॉर्म देख लीजिए, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये कभी कभी फुल फॉर्म में पूछता है, फिर से एक बार देख लीजिएगा, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड टू प्रोवाइड लोन्स, मतलब क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराना, और तो और प्रोवाइड लोन्स, मतलब लोन देने के लिए, है ना। टाइप्स ऑफ लोन, कौन कौन सा लोन, लोन के टाइप है, शिशु, किशोर, तरुण, ये लोन्स के टाइप हैं। फॉर द माइक्रो एंटरप्राइजेस सेक्टर, छोटे लघु उद्योग के लिए, देयर इज ए प्रोविजन टू गिव लोन्स अप टू 50,000 अंडर द शिशु, मतलब ये जो शिशु जो लोन का जो टाइप है, इसमें 50,000 रुपए तक का लोन मिल सकता है। किशोर को 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, और तरुण वाले में 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। ये क्या है, टाइप्स ऑफ लोन है, ये ध्यान रखिएगा। अब अटल पेंशन योजना क्या है, लॉन्च किया गया था 9 मई 2015 को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च किया था। अंडर दिस स्कीम एंड पर्सन इन द एज ऑफ 18 से 40, मतलब इसमें कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि 18 से 40 वर्ष के अंदर में है, कैन गेट अ पेंशन ऑफ तो, मतलब 1 से 5 हजार रुपए तक का उसे पेंशन मिल सकता है। ठीक है, 1000 ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट डिपॉजिट, मतलब इसमें क्या है ना कि आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा, है ना, जितना आप पे करेंगे उस हिसाब से आपको 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का पेंशन आपको मुहैया करवाया जाएगा। अभी जो देखते हैं भारत सेतु, सेतु भारतम योजना, ये क्या है, लॉन्च बाई 4 मई 2016 को, जूनियर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने इशू किया था। ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था इसका, कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर अंडर ब्रिजेस टू मेक नेशनल हाईवे फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि रेलवे क्रॉसिंग क्रॉसिंग के कारण बहुत सारे ट्रैफिक वगैरह जो है उसको इशू होता था, तो ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए अंडर ब्रिज या ओवर ब्रिज बनाए, ताकि रेलवे का जो है ना ये क्रॉसिंग वगैरह वो जाम वहां पे ना लगे और बिल्कुल स्मूथ तरीके से ट्रैफिक क्रॉस करे, उसके लिए बनाया गया था सेतु भारतम योजना। स्टैंड अप इंडिया क्या है, लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया था इसे। इसका पर्पस क्या था, लोन फ्रॉम 10 लाख से 1 करोड़ टू SC ST एंड विमेन एम्पावरमेंट टू सेटअप न्यू कंपनी, मतलब महिलाओं को, SC ST कैटेगरी वाले लोगों के लिए और महिलाओं के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है गवर्नमेंट स्टैंड अप इंडिया के तहत देगी, जिसमें आप एक एक न्यू कंपनी बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए लोन दिया जा रहा था, राइट। अभी उड़ान प्लान क्या है, उड़ान का देख लेते हैं। उड़ान लॉन्च हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। फुल 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 फॉर्म क्या है, उड़े देश का आम नागरिक, राइट। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रैवल, मतलब अ, इससे क्या है ना कि सस्ता उड़ान जो है, चीप चीप एयर ट्रैवल, इसे फॉर द कॉमन, आम इंसान के लिए सस्ते में एयर ट्रैवल मुहैया करवाया गया, उसके लिए उड़ान प्लान लाया गया। दीक्षा पोर्टल, ये लॉन्च किया गया था 5 फरवरी 2017 को, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने इशू किया था। दिस पोर्टल इज हेल्पफुल इन ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर, ये टीचर के लिए लाया गया था, है ना, टीचर को एम्पावर किया जाए, ट्रेनिंग दिया जाए, उसके लिए दीक्षा पोर्टल लाया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू बीपीएल, मतलब बीपीएल फैमिली को फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या है, ये लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2017 को बाय द LIC के द्वारा, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। इसमें पर्पस क्या था, गारंटीड इंटरेस्ट रेट फॉर द 10 ईयर ऑफ सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन के लिए 10 साल के लिए जो है इन्हें गारंटी इंटरेस्ट देने के लिए ये लाया गया था, है ना। 60 साल के ऊपर के जितने भी बुजुर्ग थे उनको 8% उनके इन्वेस्टमेंट पे
उनके मतलब जो जमा पूंजी जो करते हैं ना उनके ऊपर 8% गारंटेड इंटरेस्ट के लिए ये योजना लाया गया था। वरिष्ठ पेंशन योजना है, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना क्या है, लॉन्च किया गया था 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी। इट इज अ स्कॉलरशिप स्कीम। ये क्या था, एक स्कॉलरशिप स्कीम था। इसका एम क्या था, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। मतलब बच्चों में जो है ना पोस्टेज स्टाम्प कलेक्शन करने की जो हॉबी है उसको बढ़ावा देने के लिए। कितने से कितने क्लास तक के लिए, 6ठी से 9वीं क्लास के बच्चों के लिए। बेनिफिट क्या था, मैक्सिमम 40,000 स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप अप टू 6,000 पर ईयर, है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा 40 स्टूडेंट्स, सॉरी 40,000 नहीं है, 40 स्टूडेंट गेट टोटल स्कॉलरशिप 6,000 पर ईयर। हम्म। देख लेते हैं इधर, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2019 को। रांची से लॉन्च किया गया था, झारखंड से। इसका बेनिफिट क्या था, मिनिमम 3,000 पर मंथ पेंशन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ, मतलब 60 साल के बाद जो है हर बुजुर्ग को, ये क्या बोल रहे हैं, मिनिमम 3,000 पर मंथ पेंशन ऑन अटेनिंग। अच्छा, 60 साल के जैसे ही हो जाएंगे तो 3,000 मंथली पेंशन की बात की जा रही है। इसमें एलिजिबल कौन कौन थी, फार्मर ऑफ 18 to 40, मतलब कोई भी किसान जो कि 18 से 40 साल के बीच में है, और हु हैव एग्रीकल्चर लैंड अप टू, मतलब जिनके पास जो है 2 हेक्टेयर लैंड होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हीं को ये पेंशन मिलेगा। मतलब वही लोग एलिजिबल है। अब ये अग्निपथ योजना क्या है, इसको भी देख लेते हैं। ये अग्निपथ योजना है, स्कीम अनाउंस कब किया गया था, जून 14 2022 में अनाउंस किया गया था। क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए था। इसका एज 17 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। अंडर दिस यूथ विल बी रिक्रूटेड इन ऑल द 3 सर्विसेज, है ना। तीनों सर्विसेज के लिए अपॉइंट किया जाना था, लैंड वाटर और एयर के लिए, लैंड आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लिए, फॉर द 4 ईयर, विच विल बी कॉल्ड एज अग्निवीर। और जो अपॉइंट किया गया था उनको कहा जाता अग्निवीर। On the completion of 4 years, Agniveers will be paid 11.71 lakh under the service fund package। उन्हें इतना पैसा पे किया जाता है उनके सर्विस फंड पैकेज के थ्रू। On the completion of service, Agniveer will be given 10% reservation in CAPF, Central Armed Police Forces में उन्हें 10% reservation दिया जाता है, and Assam Rifle। Also 25% of Agniveer will be selected permanently on the basis of merit। और इसमें वो जितने भी सेलेक्ट होते हैं उनमें जो 25% जो अग्निवीर होते हैं उनको परमानेंटली रिक्रूट कर लिया जाता है, उस उन्हीं में से उनके मेरिट बेस्ड, राइट। 46,000 अग्निवीर विल बी रिक्रूटेड इन द फर्स्ट ईयर। मतलब 46,000 अग्निवीर जो है पहले साल रिक्रूट किए गए थे, वो ये बोल रहा है। अब आगे चलते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना ये क्या है, ये लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली से। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड लोन्स एट मिनिमम इंटरेस्ट रेट विदाउट गारंटी, 30 लाख, है। फैमिली ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, मतलब जो पुराने क्राफ्टमैनशिप जो होता है ना, मतलब जो पुराने जमाने से जो जिनके यहाँ वो पुश्तैनी जो चीजें होती है ना, जैसे कुम्हार हो गया या फिर कपड़ा बुनने का हो गया, तो ये चीजें पुराने मतलब दादा परदादा के टाइम से या काफी पुराने टाइम से वो चीजें होती है उनकी फैमिली में। तो उन लोगों के लिए फंड लाया गया था, ठीक है। मतलब ये योजना स्कीम लाया गया था। इसमें क्या था कि आपको मिनिमम इंटरेस्ट कम से कम ब्याज पे, है ना, क्या बोल रहा है, विदाउट गारंटी, बिना किसी गारंटी के 30 लाख फैमिली को ये, सॉरी 30 लाख फैमिली को ये लोन देने की बात कह रहे थे। सो क्या था, बजट में प्रोविजन कितना था, 13,000 करोड़ का प्रोविजन था, जिसमें हैव बीन मेड फॉर दिस। अंडर दिस 18 ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब 18 ट्रेडिशनल बिजनेस को सिलेक्ट किया गया था। मतलब उन बिजनेस को लोन दिया जाना था। पीएम जनमन योजना ये क्या है, लॉन्च कब किया गया था, 15 नवंबर 2023 को। मोदी जी ने खुद इसे लॉन्च किया था, कहाँ से, झारखंड से। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, पीएम जनमन, इसका पूरा फुल फॉर्म, एम्स टू इम्प्रूव द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन फॉर द पर्टिकुलरली
पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ट्राइबल ग्रुप को जो है ना उनकी लाइफ स्टाइल को, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूवमेंट के लिए ये स्कीम लाया गया था। दिस स्कीम फोकसेस ऑन 11 इंपॉर्टेंट टास्क थ्रू 9 मिनिस्ट्री। इसमें 11 इंपॉर्टेंट टास्क ये किया गया था, फोकस किया गया था। इसमें 9 मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। इसका ड्यूरेशन देखते हैं 2023 से 2025-26, है ना, 2 साल का ड्यूरेशन था। इन दिस कैंपेन विद द टोटल आउटलेट, इसमें 24,000, अच्छा 24,104 करोड़, एंड द शेयर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट विल बी, अच्छा ये फंड का एलोकेशन इतना था जिसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर इतना इतना करता है, ठीक है। ये सेंटर इतना इतना पैसा 15,000 करोड़ करता है और 8,000 करोड़ स्टेट्स करता है अपने तरफ से। अब आगे देखते हैं। हम्म प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये क्या है, लॉन्च किया गया था 21 जुलाई 2017 को। इसका पर्पस क्या था, गारंटीड रिटर्न ऑन 8% फॉर 10 ईयर, मतलब 8% 10 साल के लिए सीनियर सिटीजन के लिए, इन द एज ऑफ 60 और मोर ऑन ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये सौभाग्य योजना भी इसे बोलते हैं। ये लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2017 को बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ऑब्जेक्टिव क्या था, इंश्योर इलेक्ट्रिफिकेशन, मतलब हर घर को जो है ना बिजली मुहैया कराया जाए इस स्कीम के तहत। अब देखते हैं आगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, है ना, ये है अपना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे आयुष्मान भारत भी कहते हैं। इसे लॉन्च किया गया था 23 सितंबर 2018 को। कहाँ से, रांची झारखंड से किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड फ्री कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी अप टू 5 लाख, 5 लाख तक का जो है वो हेल्थ फैसिलिटी दिया जाए। पीएम किसान सम्मान निधि क्या है, इसे लॉन्च किया गया था 1 फरवरी 2019 पीयूष गोयल जी के द्वारा। पर्पस क्या था, 6,000 डायरेक्ट इनकम सपोर्ट टू ऑल द फार्मर, है ना, हर साल 6,000 एज ए सपोर्ट के तौर पे किसानों को दिया जा रहा है। दिस असिस्टेंट विल बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू द अकाउंट, मतलब इसमें क्या है, किसानों के डायरेक्ट खाते में दिया जा रहा है पैसा, इससे बिचौलिए का कोई कनेक्शन नहीं है। इसे 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 6,000 को उन्हें 3 इंस्टॉलमेंट, मतलब 2-2 हजार करके, है ना, 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, किसानों को दिया जा रहा है, राइट। प्राइम मिनिस्टर श्रम योगी मानधन योजना, ये क्या है, लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2019 को। एलिजिबल, इस स्कीम के लिए एलिजिबल कौन कौन है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, जिसका कोई बही खाता, कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं। वर्कर इन द एज ऑफ 18 से 40 साल के बीच में जो वर्कर है वो एलिजिबल है। हुज मंथली इनकम 15,000 और उससे कम है ना, इनका 15,000 और उससे कम है, वो एलिजिबल है। इसके बेनिफिट क्या है, मंथली पेंशन ऑफ 3 ईयर ऑन अटेनिंग ऑन 60, मतलब हर महीने 3,000 पेंशन पाएंगे, कब, 60 साल के बाद। अभी क्या बोल रहा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, क्या लॉन्च बाई फरवरी 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था, मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इट इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री सर्वोदय योजना, इसे भी कहा जाता है। अंडर दिस सोलर पैनल विल बी इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ टॉप, मतलब हर जो इंटरेस्टेड है उनके घर के छत पे जो है इंस्टॉल किया जाएगा रूफ टॉप। 1 करोड़ हाउसेस, 1 करोड़ हाउसेस के ऊपर, फ्रॉम विच द 300 यूनिट, अच्छा 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी विल बी अवेलेबल एवरी मंथ। अच्छा 300 यूनिट बिजली, जो भी बिजली उससे पैदा होगा, इसमें 300 यूनिट बिजली जो है वो बिल्कुल फ्री रहेगा, उसके बाद तो चार्जेबल होगा ही। अंडर दिस देर इज ऑल्सो अ प्रोविजन ऑफ सब्सिडी, मतलब ये रूफ टॉप सोलर प्लेट्स पैनल लगाने के लिए सरकार अपनी तरफ से ये सब्सिडी भी दे रही है 78,000 का। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में कोई फायदा नहीं है, उससे क्या है कि इंसान बोर हो जाता है, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ, इन सारे वीडियोस को जो भी है इसको एक बार में देखने से दिमाग में नहीं आएगा, इसको आप 2-3 बार 4 बार आराम से देखें, ये चीजें आपका दिमाग में बैठ जाएंगी, क्योंकि ये मैगजीन टोटल पूरा का पूरा फैक्चुअल है। इसे 2-3 बार देखें, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग। तो अगर आपको हमारा
एफर्ट पसंद आ रहा है, हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और प्लीज अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, है ना। ये बीपीएससी, यूपीपीसीएस और आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ऑनलाइन करंट अफेयर के थ्रू। ठीक है, तो आज